करने के लिए मुझे सर के प्रति मतलब मुझे दुख भी इस चीज का हुआ कि सर को मैंने केवल फोन करके, डीएम और कमिश्नर के बीच में बहुत बड़ा गैप होता, उसके बाद भी सर को मैंने केवल एक बार फोन करके बताया कि इस कार्यक्रम में सर आपको आना है, आते थे, स्वीकार करें। सर ने तुरंत हामी भर दी और केवल बच्चे जाके आ गए। अन्यथा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आयुक्त महोदय की व्यस्तता का आलम क्या हो सकता है। सर को 4 जनपदों के 4 जिलाधिकारी और तमाम 70 से ज्यादा विभागों का सीधे सर को उनको देखना होता है। उसके बाद भी सर ने यहाँ बच्चों के बीच आके 2 शब्द कहने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए जो आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ सर को मैं आशीर्वादियों से आप सब लोगों को कोशिश करने के लिए मंच पे बुलाना चाहूँगा, पोडियम पे बुलाना चाहूँगा कि सर आएँ और हमारे प्यारे बच्चों को हमारे इस सीधे सर्विसेज मार्गदर्शिका के संबंध में बच्चों को आखिरी वचन देकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। इसको भी ऑन कर देना। प्रिय पंकज, हमारे सभी उपस्थित अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके जो गुरुजी है उन्हीं के लिए एक जोरदार ताली आप सबको बजाएं। तारीफ काबिल स्टेप है कि हम प्रशासनिक अधिकारी इस कदर बिजी रहते हैं शासकीय कार्यों में। हमारी व्यक्तिगत जिंदगी भी होती है, लेकिन उसके बाद इस तरह का निस्वार्थ काम करना एक पैशनेट व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है और जो कंटिन्यूअसली इसको इतने आगे तक बढ़ाता रहे। इन कामों में अच्छा तो अभी बात करते हैं, यही आसान तो कह ही नहीं सकते, और भी कठिन से कठिन जो परिस्थिति कह सकते हैं, शब्द का आप सृजन कर सकते हो। ऐसी परिस्थिति होती है कि कितने प्रकार के हर्डल्स आते हैं, आपके अपने साथी कोऑपरेट नहीं करते, टाइम साथ नहीं देता, परिस्थितियां साथ नहीं देती, समान विचारों वाले समान रैंक के लोगों के बीच में जो आप बैठते हैं तो हर कोई एप्रिशिएट नहीं करता। अक्सर लोग मजाक बनाते हैं, अक्सर लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं, और कई जिनके दिमाग में कुछ खुराफात भरी रहती है वो कुछ और भी सोचने लगते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है। अपने लिए तो हर कोई जीता है ना। अपने लिए तो इस दुनिया में कोई भी प्राणी है ना, जो भी आया वो स्वयं सब जीता है। लेकिन इंसान उन प्राणियों में से एक ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक है, और वो अगर दूसरे के लिए जीना भी सीख जाए तो फिर वास्तव में वो इंसान बनता है। हम लोग अपनी चिंता करते हैं, जो भी व्यक्तिपरक विचार है, व्यक्तिवादी विचारधारा है, हमारी अपनी भी लाइफ है, इसमें कोई दीगर बात नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन पंकज ने इस कदर एक बीड़ा उठाया है जो आप सबकी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। कितने ही लोग इनमें से ऐसे मोटिवेट होंगे, जो आपके एक साथी कह रहे थे कि वो कहाँ पर गए, गुड़गांव में गए, कलकत्ता गए, कहाँ जाने के बाद में, और उनको ये एक प्रयास अच्छा लगा। आई होप कि आप में से जब कभी इस कैपेसिटी में कोई बनेगा तो वो चीज़ें ज़रूर याद आएंगी कि हाँ, हम कैसे पढ़ कर के आगे निकले थे, कैसी परिस्थितियों में हम लोगों ने ये तैयारी की थी। तो आप भी डेफिनेटली उससे मोटिवेट होंगे और फिर कभी कोई एक और पंकज पैदा होगा।
बात है। अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई कई मौक़ों पे मैंने देखा है, और इनका आपने देखा था जो ISO सर्टिफिकेशन मिला था, वो अकेले इन्हीं का प्रयास है। ना जिलाधिकारी का कोई रोल है, ना मेरा कोई रोल है, ना ADMs का होगा। ये और इनकी टीम जिसने भी इनको साथ दिया होगा, वो सब तारीफ के काबिल हैं। इन्होंने मुझे छोटा सा एक इशारा किया था जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, तो मुझे पता तो था ही, मैंने भी तहसील का निरीक्षण कई बार किया है, तो मैंने देखा कि किस कदर वहाँ व्यवस्थाएं हैं। एक सरकारी ऑफिस एक ऐसा फोबिया जैसा रहता है हमारे माइंड में, एक ऐसी पिक्चर बन जाती है यार ये सरकारी तंत्र है। लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि कॉरपोरेट सेक्टर में आप आए हैं, उस ऑफिस में आप आए होंगे, और उस पैटर्न पर ही वहाँ आपको सुना जाता है। आप किसी को भी पाएंगे वहाँ पर, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने का, कौन कहाँ मिलता है, कौन गाइड करेगा, इंक्वायरी, एवरीथिंग इज देयर। सिस्टमेटिक चीज़ है। दीवारें कितनी साफ सुथरी हैं, कितनी अच्छी पेंटिंग्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। मेरे दफ्तर में नहीं है, मैं नहीं कर पाया वो चीज़, है ना। तो ये एक बात थी। इन्होंने फिर अपना कुछ मन की बात कही। अब मुख्यमंत्री जी से बात करना हर एक के बस का नहीं होता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, और इनका वो कार्यक्रम विशेष रूप से जुड़वाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इनको वो ISO सर्टिफिकेट दिया। ये इनकी मनस्थिति यही जाने, लेकिन जितनी खुशी हम लोगों को मिल रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा एक साथी इस लेवल का अचीवमेंट हासिल कर रहा है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आप किसी को पुरस्कृत करवा रहे हैं, उस हमको खुशी हो रही है। जो पुरस्कृत हो रहा है उसकी क्या स्थिति रही होगी, है ना। अच्छाई को अच्छाई के रूप में लेना और अभिव्यक्त करना, ये भी जरूरी है। इससे हमारी खुशी है ना, वो कोई बांटता नहीं है। हमारी खुशी कभी नहीं होती। हम अगर खुश हो रहे हैं किसी की खुशी में शामिल होकर के, तो ये हमारा बड़प्पन है, हमारा इंसानियत, और जो अंदर की अच्छाई है ना, वो और खुल करके सामने आती है। तभी आप एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। एक पंक्ति इस रूप में इन्हीं के लिए बोलना चाह रहा था। आपने सुनी बहुत होगी, दुनिया में लोग तो बहुत हैं, कितने अधिकारी हैं, कितने आए और चले गए, पहले किसी ने क्यों नहीं ये बात कही। लेकिन जिसके भी मन में आ जाए वहीं से ही शुरुआत सही। अच्छाई कभी भी कहीं से भी शुरू हो जाए। तो काम करने को इतना बाकी है, काम इतने करने हैं, आप कितना ही करते चले जाइए। आप भी सहयोग दीजिए, आप भी सहयोग दीजिए समाज का, और अंत में इस राष्ट्र के निर्माण में हम सब लोगों का योगदान बनता है। हम सब लोग कुछ न कुछ उसमें जरूर कंट्रीब्यूट करें, तब हमारा राष्ट्र आगे और आगे और आगे बढ़ेगा। चलिए, किसी ने भी शुरुआत की, एक क्षेत्र में इन्होंने अपनी शुरुआत की है। उसके लिए वो दुष्यंत की कविता बुलाऊंगा, प्रसिद्ध कविताएं हैं। काम इतना ज्यादा हो गया ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। गंगा कहां से निकल सकती है? हिमालय से। हिमालय होना जरूरी है, कोई तो हिमालय बने। ऐसा पहाड़, पीड़ाओं का पहाड़, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अंदर से कोई बात आनी चाहिए, है ना। अंदर से एक आग है ना, वो होनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा। इनका काम ये नहीं कि मुझे यहाँ पुरस्कृत किया जाए, मुझे पूजा की जाए, मेरा नाम हो, अखबारों में मेरा नाम छपे, लोग मुझे याद करें। ठीक है, वो एक उसके साथ जुड़ी हुई बात जरूर है, लेकिन उद्देश्य वो नहीं था। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारी सारी कोशिश यही है कि ये जो जकड़न है, ये जो डिस्टेंस है, ये सोशल इनइक्विटी है, सामाजिक जो विषमता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ तो उसमें हलचल हो, कहीं पर तो हलचल होनी चाहिए। और एक बार अगर हलचल मचती है तो देखो ना कितना बड़ा मजमा निकल के आता है। आराम से आप लोग स्वयं 1 साल से 1.5 साल से लगातार प्रयासरत हो, और जैसा मुझे बताया गया कि न केवल अलीगढ़, यहाँ पर बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, एटा, आसपास के और जनपदों के भी बच्चे आप लोग आते हैं। हर कोई कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ नहीं हो सकता, हर किसी को वो सुख, वो सुविधाएं नसीब नहीं होती, इसीलिए वो असमानता व्याप्त रहती है। अब उस असमानता को दूर करने के लिए यही इस तरह के प्रयास होते हैं। आइए, हम हैं ना आपके साथ, आपको कहीं नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला, हम आपका अवसर देते तो हैं। आइए हमारे साथ बैठिए, हम आपका विकास करने की सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सहयोग से ही आपको ही आगे बढ़ाएं, आपका उत्थान करें, ताकि आप लोग यहां से जाकर के फिर सब एक पंकज बन जाए। 400 लोग हैं, लगभग 400 लोग हैं। अब इसको ये बात अलग है कि इनको हो सकता है कुछ अपनी जो कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी में ये मौजूद है, एसडीएम की कैपेसिटी, मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी है, इनके पास में एक स्पेस है, इनके पास कुछ और मशीनरी है, इनके पास में कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडीए साहब को बुला लिया, नायब तहसीलदार को बुला लिया, ये कॉन्टैक्ट्स को ये इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और लोगों को बुला करके गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको बुला लिया, ये इनकी कैपेसिटी हो सकता है सहयोग करती हो। आप भी जहाँ कहीं जाओगे, जिस किसी कैपेसिटी में रहोगे, सब मिल जाता है। किसी ने पता नहीं कैसे वो एक मुहावरा बना दिया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पूरा हिमालय पिघला दिया है। इसीलिए कदाचित गुरुदेव रविंद्रनाथ जी ने कहा था कि जब साथी कोई ना मिले तो एकला चलो रे। साथी कोई भी ना मिले तो एकला चलो रे, अकेले चलिए, अपने आप साथी मिलेंगे, अपने आप मिलते जाएंगे, कुछ तो होगा ही। हो सकता है पहले जैसा ना हो, लेकिन बी पैसिमिस्ट, बी ऑप्टिमिस्ट, है ना। निराश मत होइए, डिस्पेयर आपको ढकने ना पाए। ये जो बादल है ना, धुआं है ना, ये आपको अपने से, यानी आपका जो अपनापन है ना, निजीपन है, सेल्फ है आपका, उसको ढकने ना पाए। निकलने दीजिए, उसको आगे आने दीजिए। और जब आगे आप कदम बढ़ाओगे तो और भी कई लोग मिलेंगे। स्टैंड स्टिल बने रहने से काम नहीं चलता। शुरुआत आपको अपने से करनी है। आपके अंदर कुछ होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपके साथी ने कविता कहा था ना कि बैठ करके नहीं और पांव पसार करके बैठे हुए, उससे नहीं काम चलेगा। आगे आप लोग बढ़िए, आगे बढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इतिहास से सीख लीजिए। इतिहास में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीख सबसे लीजिए। वर्तमान में जीना सीखिए, वर्तमान को अच्छा बनाइए, और इस कदर बनाइए कि आने वाला समय उन परिस्थितियों के हिसाब से भी वो ठीक से बन जाए, ठीक से चलने वाला हो, अपना कुछ सकारात्मक योगदान देने वाला हो। ऐसा अपना भविष्य हम लोगों को बना है।
बनाना होगा, परिस्थितियां उस तरह की बना करके लेके चलनी होगी। तो ये कैपेसिटियां आपको जहां कहीं भी आप रहोगे अपने आप कुछ न कुछ करने को का मौका देंगे। पैमाना अपनी जगह हो सकता है, छोटे पैमाने पे ही सही, जुगनू छोटा सा होता है जुगनू, लेकिन उसकी जितनी बेचारे की क्षमता है ना उतना प्रकाश जरूर करता है। वो सूर्य नहीं हो सकता, तुलना मत करिए भाई, मैं जितना हूं मैं ही हूं, उतना ही हूं। आप पूरे यूनिवर्स में कितना है, फ्लाई के बराबर भी नहीं है हम लोग, एक मक्खी के बराबर नहीं है, एक इंसान। कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, पृथ्वी भी है, उसमें एक इंसान हम लोग, लेकिन हाँ जहां है एक 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 करके बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। आपके अपने क्षेत्र में आने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा देर कर दिया आप लोगों ने, कार्यक्रम खैर अच्छा है, आपने अपना उत्सव बनाया, कई आइडियाज कुछ आने वाले, फिर कुछ डिस्टर्ब होता है, घड़ी मजबूर करती है। सिविल सर्विस की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस क्या होती है इसकी अब तक आपको अंडरस्टैंडिंग अब तक हो गई होगी। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए कि व्हाट इज सिविल सर्विस। इट डजंट मीन ओनली IAS, so many services are there, those can be termed as civil service. IPS is also there, Indian Foreign Service is also there, Forest Service is there. आप फिर जाइए स्टेट लेवल सर्विसेज में, वो सारी सर्विसेज है, पोस्टल है, रेलवे है, अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, IRS है, कितने प्रकार की सर्विसेज और भी हैं, बैंक की सर्विस है। सर्विस तो सर्विस है, अब कुछ सिविल नेचर की है, कुछ कॉर्पोरेट नेचर की सर्विसेज हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज हैं। कितनी वैकेंसी निकलती हैं एक साल में? 1000, अराउंड 1000। आप लोग कितने हैं? 4000, तो 400। आप लोग 400 हैं, है ना? उनमें से IAS की वैकेंसी कितनी होती है? मेरे बैच में 79 थे हम लोग, हमारे बैच में इन ऑल 79 थे IAS, और 100 के लगभग, शायद पूरा 100 IPS थे हमारे बैच की जो स्थिति थी। आजकल जस्ट डबल हो गया, 150, 160, 180 भी एक बैच आया है, 180 IAS थे। आप 400 हैं। संभव नहीं है कि सभी लोग IAS बन जाओ, IPS बनेंगे, संभव नहीं है सब लोग IPS बन जाओ। दूसरी सर्विसेज हैं, और सर्विसेज हैं, और सर्विसेज हैं, फील्ड बहुत है, सिविल सर्विसेज हैं, लेकिन इस बिना पर यह नहीं करना है कि मुझे सेटिस्फाइड हो जाना है। आप सबसे अच्छा भोजन कब खाते हो? जब भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगी है, पहले भूख पैदा करिए अपने अंदर, भूख पैदा करिए कि हाँ मुझे IAS ही बनना है। ये अपने अंदर कुछ जगाइए और मेहनत करिए और दंड बैठक लगाइए और वॉकिंग पे जाइए और योगा करिए, कुछ भी करिए, ऐसा बनाइए अपने आप को कि हाँ ये भूख मेरी बढ़ती रहे। सेटिस्फाइड मत हो जाइए, जिसको हम लोग और ये कहिए कंटेंटेड टाइप पर्सन मत बनिए आप, एम्बिशियस बनो, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस मत बनो, एम्बिशियस जरूर बनेंगे। अगर किसी में महत्वाकांक्षा नहीं है तब आगे बात नहीं बनेगी, हाफ हार्टेडली ये काम नहीं होगा, आधे मन से भी नहीं होगा। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, ईमानदारी से अपने काम में लग जाओ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये डगर है ना, रियली इस पनघट में ना बहुत कठिन है ये डगर, जहां आप जाना चाहते हो, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। आपने अगर अपना ध्येय बना दिया है, अपना ध्येय आपका ये है, आपने साधना उस तरह की है
और उस साधना में साधन ठीक से पकड़ लिए। जहां आपको जाना है, आपको दिल्ली जाना है, यदि दिशा आपने सही पकड़ लिया तो दिल्ली पहुंच जाओगे। देर से हो सकता है पहुंच जाओ। कोई व्यक्ति है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, बचपन से ही अच्छा रहा, उसका डेवलपमेंट ठीक से हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह वो पहुंच गया दिल्ली। लेकिन इस शताब्दी से ही कोई दिल्ली पहुंचे जरूरी है क्या? और भी रास्ते हैं, है ना? आप दूसरी ट्रेन से जा सकते हैं। वही कछुआ और खरगोश वाली बात है। खरगोश भी पहुंचता है, लेकिन ऐसे या क्या करेंगे, हवाई जहाज में बैठ गए और हवाई जहाज ले गया आपको बेरूत, और वहां फंस गए आप। जाना था दिल्ली और पता नहीं कौन लेकर के और वहां ले गया उसको। चौबे जी और छब्बे जी वाली कहानी है ना, फिर दुबे जी में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लगातार मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़ोगे, पहुंच जाओगे। बस से जाइए, साइकिल से जाइए, पैदल भी जाओगे तब भी पहुंच जाओगे। आदिगुरु शंकराचार्य को याद करिए। 32 साल की उम्र थी उनकी, ये सांसारिक 32 साल में उनका देहावसान हो गया था। कहते हैं कि 4 साल ईश्वर ने उनसे कहा कि नहीं, आपको अभी नहीं आना है, 4 साल और रुकिए। इस तरह का कुछ विद्वानों में चर्चा है। लेकिन 32 साल में 4 बार इस देश की यात्रा की थी उन्होंने। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व 4 यात्राएं की थी। साइकिल नहीं थी उस जमाने में, साइकिल नहीं थी, और बाकी और चीज तो आप दूर दूर निकाल दीजिए। बैलगाड़ी है, उतनी चलेगी जितना आप पैदल चलोगे, उसी स्पीड से चलेगी। घोड़े की सवारी नहीं की होगी उन्होंने। आदिगुरु शंकराचार्य उस समय पूरे देश में भ्रमण करके आए और 4 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, उनकी पीठों की उन्होंने स्थापना की थी। बहुत सारे और भी है, मैंने केवल एक उदाहरण दिया। महापुरुष बहुत हैं, उनसे सीख लेने की बात होती है। तो साधन उनके पास में भी थी, पैर थे, तो हाथ पैर मजबूत रहने चाहिए, सब कुछ संभव है। आप लोग भी कर लोगे, आप भी कर लोगे। दुनिया आपको भी सलाम करेगी, दुनिया आपको भी सलाम करेगी। मैंने कभी एक छोटी सी गजल लिखी थी, इसकी पंक्ति याद आ गई इस बिना पर कि रहनुमा आपको भी कहा जाएगा। थोड़ा सा मैं उसको गाता हूं तब जाके कुछ और समझ में आता है, लेकिन इसमें ऐसे बोल देता हूं, रहनुमा आपको भी कहा जाएगा, राहे मंजिल पर आगे निकल देखिए। नहीं बात समझ भाई? रहनुमा आपको भी कहा जाएगा। आपकी तालियां नहीं बजी, मैं फिर सुनिए। इसी का इंतजार हो रहा था। रहनुमा आपको भी कहा जाएगा, और राह मंजिल पे आगे निकल देखिए, करके अपनी भी थोड़ी पहल देखिए। और जिस दुनिया में आप रहते हो, जिस संसर्ग में आप आ गए हो, जहां आप बैठे हो, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है यह सोहबत का या वेदना का असर। बहुत
देश काल और परिस्थितियां कैसी हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है। किस परिवार में जन्मे हो, कैसे दोस्तों में बैठते हो, किस तरह की चर्चाएं करते हो, आपका खान पान कैसा है, बहुत चीजें मायने रखती हैं ये। है ना, तभी आप उस तरह के बन पाते हो। है यह सोहबत का या वेदना का असर, और मैं भी लिखने लगा हूँ गजल देखिए, करके अपनी ही थोड़ी पहल देखिए। ये अंतिम पंक्ति मैंने आपको सुनाई इसकी। खैर ये एक बात ये होती है कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा बशर्ते कि आप में कोई बात है। देखो, हर कोई तिलक लगवाना तो चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि सेहरा मेरे सिर पे बन जाए, लेकिन सबको ये नसीब नहीं होता। नसीब उसी को होता है जिसमें कोई बात है। ये पैदा करिए आप। जब तक आप लोग ये भूख नहीं पैदा करोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि कब सबसे अच्छा भोजन करते हैं आप, जब सबसे ज्यादा भूख लगती है। बॉडी कब एक्सेप्ट करती है, जब उसकी नीड होती है, जब उसमें अंदर से एक आग होती है। वो आग जलाइए, दुष्यंत वाली आग, तब जाकर के आप में बात होती है। ये आपकी साथियों ने वो जो नाटक बालिका के ऊपर बनाया था, ये वेदना का असर है, संसर्ग का असर भी है, संस्कृति का असर भी है। इनसे आप अच्छे इंसान बनते हो, लेकिन हिलिए मत इससे। कठोर बनिए, मजबूत बनिए, इरादे बिल्कुल लोहा जैसे होने चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमको हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करिएगा, जिन्होंने कभी भी इस माइक से ऐसे किसी को एड्रेस नहीं किया, कभी भी बोला नहीं? ऐसे कितने लोग हैं? डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी कोई स्कूल में कोई कविता नहीं सुनाई, कभी मॉर्निंग प्रेयर में इधर आकर के आप नहीं खड़े हुए, कभी किसी टीम के आप कैप्टन नहीं रहे। ऐसे लोग बताइए, आपको किसी को मौका नहीं मिला इधर बोलने का। ओके, कुछ लोग हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूंगा, इधर आइए और बोलिए। आपके अपने साथी हैं, ये झिझक छोड़ना बहुत जरूरी है। अंदर से ये जो भय है ना, ये फियर है, ये निकलना चाहिए। यार पता नहीं मैं आईएएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरा भैया क्या कहेगा, मेरी दोस्त क्या कहेगी, मेरा और साथी क्या कहेगा। क्लासरूम में यदि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। यदि क्लासरूम में पूछे गए प्रश्न का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा नहीं किया, अपने आप को धोखा दे रहे हो। बोलिए, अपने आप को व्यक्त करिए, अपने आप के अंदर से आने दीजिए। कौन है आप? अगर आपको खुद कहा जाए कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, उस पर भाषण देने के लिए कहें तो देखिए कितने लोग दे सकते हैं। पैर कांप रहे हैं, माइक नहीं पकड़ने में आ रहा है, जवान लड़खड़ा रही है, आइडियाज नहीं आ रहे हैं। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, कितनी बार होगा? प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी क्लास में आपस में बातें करिए, प्रश्न पूछिए, गलत प्रश्न है कोई बात नहीं, दूसरा हंसता है हंसने दीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा। यदि आपने इसी झिझक के कारण प्रश्न पूछना बंद कर दिया, अपने आप से प्रश्न नहीं पूछोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कितनी परिस्थितियां आने वाली, बहुत बड़े विकट परिस्थितियां आती हैं इन प्रशासनिक सेवाओं में। जब कानून व्यवस्था फंसती है ना, जब कर्फ्यू लगाना पड़ता है हमको,
जब गोलियां सामने से आती हैं, भागती हुई फौज को लेकर के डटा रहना पड़ता है। सामने वाला गोली मार रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का डर पीछे से है। शासन क्या कहेगा, वरिष्ठ अधिकारी क्या कहेंगे, राजनेता क्या कहेंगे, पता नहीं मेरी सर्विस का क्या होगा, पता नहीं मेरा ट्रांसफर ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे। पीछे अगर देखने लग गए आप, तो आप जिंदा रह करके मर गए। सामना नहीं कर सकते आप। परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। परिस्थिति ने आपको ललकारा है, आप में भी कुछ बात है, लड़ करके उस समस्या का सामना करिए, समाधान करिए, ढूंढिए यार आगे क्या 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 बात है, क्यों ऐसा हुआ। और अगर आप भाग के चले गए तो दुनिया चाहे माफ कर दे आपको, आपके आपके बीवी बच्चे सब हो सकता है खुश हो जाए कि मेरे पापा जी जिंदा होकर जिंदा है, सब कुछ वापस आ गए। लेकिन एक दिन आप अपनी आंखों में जरूर गिर जाओ। आपको खुद से जब कभी भी कोई बात आएगी, तब कैसे कैसे आप जवाब दोगे कि मेरी नाकामी के कारण, मेरी कायरता के कारण उस शहर में दंगा हो गया, उस शहर में ये, उस जिले में, उस मोहल्ले में इतना कत्लेआम हो गया, इतने लोगों के घर जला दिए गए, इतने लोगों की लूटपाट हो गई। यदि मैं वहां डटा रहता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये मजबूती आपको अपने आप नहीं मिलती है, परिस्थितियां तो देती हैं, लेकिन यदि प्रैक्टिस करोगे, अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे बहुत काम में आएगा। अभी से ही आप काम में लीजिए इस टैक्टिक्स को। इसलिए स्टेज फ्राइट आज से ही खत्म कीजिए। स्टेज फ्राइट नहीं होना चाहिए। स्टेज पे खड़े होकर के बोलना या कुछ प्ले करना, कुछ भाषण देना, इससे डर निकालिए। अगर रिटन पास कर लिया, प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, इंटरव्यू कैसे दोगे, कैसे फेस करोगे। अभी से ही आदत डाल लीजिए। आप सब लोग एक दूसरे का हेल्प कर सकते हो। प्रश्न पूछने दीजिए, हंसिए मत किसी पर। गलत पूछता है कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। इसलिए ये डर अपने मन से पूरा निकाल दो। यार मैं कुछ बोलूंगा तो पता नहीं क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा, यार वो लड़की क्या सोचेगी, यार क्लास में लड़की पढ़ती है, लड़का भी पढ़ता है, वो क्या सोचेगी, यार मेरा उससे मेरा लगाव है और मैं ये पूछूंगा तो पता नहीं वो बुरा मान जाएगी या मान जाएगा। ऐसे आपका व्यक्तित्व निर्माण नहीं होना है। व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए अंदर की मजबूती बहुत जरूरी है। मुझे याद है, भगवान की मर्जी होगी जो भी होगा, लेकिन मैं बचपन से ही निर्भीक रहा। मुझमें डर नहीं था। हाइट थोड़ी सी छोटी रह गई है, बाकी मैं डरता नहीं था। ऊपर से कितनी ऊपर से नीचे कूद जाता था। बचपन से स्विमिंग भी आ गई है ना। तो अपनी टीम को लीड करना, अपने साथियों को लेकर के चलना, और मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता था, कभी डिच नहीं करता था। जिसने मुझसे कोई कुछ पूछा मैं उसकी हेल्प ही करता था। कई लोग मुझसे छुपा लेते हैं, कई बातें हैं। अगर कभी मैं स्कूल नहीं गया, ऐसा बहुत कम होता था कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, बीमार हो गया, कोई और वजह हो गई, कहीं रिश्ते नातों में चले गए तो बात अलग है, नहीं तो मैं अपनी स्कूल को कभी छोड़ता नहीं था। वहां मौका मिलता था। आपको क्लास 3rd का वाकया सुनाता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, और मेरे राज्य के बारे में पता है कि आप लोगों को? अभी तक किसी ने नहीं बताया? ओके, मैं राजस्थान से हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का ही पढ़ा हूँ। एक बार हमारे स्कूल में इंस्पेक्टर साहब आए, एसडीआई सर, एसडीआई बोलते थे हम लोग, एबीएस यहाँ पर कहते हैं, एसडीआई भी होते थे पहले, एबीएस। अब वो आ गए, अचानक आ गए। अब सारे टीचर्स परेशानी है कि क्या होगा, हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है। स्कूल का स्टैंडर्ड मोर और लेस ठीक ठाक था, इतना खराब नहीं था, टीचर्स डेडिकेटेड थे।
लेकिन वहाँ जब एसडीआई साहब को जवाब देने की बात आई तो बड़ा रूटीन से मैं उनको जवाब देता रहा, मुझसे पूछते रहे वो कि 1.25 किलो कितना होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं, ये साइकिल क्या होती है, ये आपके हाथ में पेन है कि कितने रुपए का आता है, तो 4 पेन कितने रुपए के आएंगे। कुछ इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे मुझसे और मैं उनको आराम से जवाब देता चला गया। कुछ देर बाद में जब वो चले गए तो पूरे स्टाफ में बड़ी मरमरी हो रही थी। अब मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है यार ये। लेकिन ये बात समझ में आई कि आज जो वो एक कोई आए थे उन्होंने जो मुझसे पूछा था ना, मैंने बहुत सारा जवाब दे दिया और बच्चे कोई अगर नहीं दे पाए तो कम से कम उनकी स्कूल की क्या करो इज्जत रह गई है। ये बात मुझे उस तीसरी क्लास में समझ में आ गई थी, यार रिकॉग्निशन मिलता है। 5वीं क्लास पढ़ने के बाद में जब मैं 6ठी क्लास में दूसरे स्कूल में गया, प्राइमरी स्कूल देन हायर सेकेंडरी, वो सेकेंडरी स्कूल हम लोग गए थे, तो 6th क्लास में जाते ही और ऐसी मॉर्निंग प्रेयर हो रही थी। अब प्रेयर में एक सेट ड्रिल है, अच्छी परंपरा थी, मैं आज भी उसको फॉलो करवाता हूँ, आप भी अगर मौका मिल जाए तो होना चाहिए। वो प्रेयर में होता ही है कि हर क्लास के लिए एक डे तय कर दिया जाता है कि अगला जो डे है उस दिन इस क्लास से कोई भी एक बच्चा कविता या कहानी या कुछ सुनाएगा उस क्लास से, तो कोई होना चाहिए। अब मेरी क्लास में बात आई कि अब करे क्या, अब नहीं बात आई तो किसी ने फिर इशारा किया तो मैं भी खड़ा हो गया, खड़ा होकर के फिर बोलने लग गया। यहाँ तक ही बोलना पड़ता था। देखिए मौके मिलते हैं, अगर आपने उनको कैश करा लिया, ये टीचर्स ये आपको फिर गाइड करते हैं। हमको नहीं पता था कि हम आईएएस बनेंगे, कौन बनेंगे, क्या बनेंगे, कौन जानता है। 3री क्लास का 6ठी क्लास का बच्चा कितना समझता है, आप तो भी कुछ समझ जाते होंगे बच्चे, मोबाइल वगैरह क्या क्या है, व्हाट्सएप है और सब गेम खेलना है। हम लोगों के समय में तो था क्या, कंचे थे, गुल्ली डंडा था, बस यही सब चलता था। तो वहां पर भी मैंने एक कहानी थी, उस रंगा शिया जो धूर्त लोग होते हैं ना, किस तरह कलर बदलते रहते हैं, चोला बदलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, उस कहानी को सुनाया। और कहानी को सुनाते सुनाते मैंने उसमें एक कविता का पोर्शन आता है वो भी सुना डाला। तो पूरी स्कूल में इतनी क्लैपिंग की, इतनी तारीफ की गई, फिर मुझे आगे समझ में आया यार तुझमें कुछ अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। 7th क्लास में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ी, थोड़ा सा जीवनी का पोर्शन था। उसमें ये बात लिखी हुई थी कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की और मेरा नाम भी यही था। और आपको बताऊं, मेरी फैमिली का कोई मेंबर यहाँ है नहीं तो आपको बता देता, मेरे नाम के कारण मेरे परिवार की जो मेरी भाभियां है ना, तो वो मुझे नेताजी कह के बुलाती है। आज भी मैं जाता हूँ वहां पर, आज भी घर पे जाता हूँ तो राजस्थान में देवर जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लालाजी बोलते हैं, लालाजी बोलते हैं। और जो ननद होती है उसको बाईसा या बाई जी, ये 2 टाइटल चलते हैं। अब वो सब भाई साहब और बहन जी में कन्वर्ट हो चुका है, वहां भी हो गया भाई साहब और बहन जी और भाई साहब चल रहा है, ज्यादातर यही चल रहा है। लेकिन जो अभी भी मुझसे बड़ी है, जो बची हुई है मेरी भाभी हैं, डेफिनेटली मुझसे बड़ी होगी, वो आज भी मुझे केवल उसी नाम से जानती हैं और यही कहती हैं नेताजी के रूप में। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के साथ से नेताजी जुड़ा हुआ था, तो मैंने अपने आप को थोड़ा जोड़ दिया और वहां से ये एक थोड़ा सा प्रेरणा ली, यार तुम भी आईएएस बन सकते हो, आईसीएस बन सकते हो। आईएएस अभी नहीं जानता था, आईएएस तुम बन सकते हो। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वाकये घटित होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं, जो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बात ये क्या, कब उसको कैसे पकड़ते हो। यदि सही वक्त पे आपने किसी चीज को कैच कर लिया और उसे
आर्थर को पढ़ें, आप ग्रोवर को पढ़ें, आप जे.एम. कीन्स को पढ़ें, आप जे.आर. हिक्स को पढ़ें, आप माल्थस को पढ़ें, आप किसी को भी पढ़िए, आप स्पेंसर को पढ़ें, आप और भी कई राइटर्स हैं, उसको अपना बनाओ। कितना आपने अपना बनाया इस पर डिपेंड करेगा। आज कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, आपका प्रीलिम्स आईएएस की या सिविल सर्विस की परीक्षा में असली लड़ाई है प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स क्लियर करना मुश्किल है, इतना बड़ा एक दुर्ग है, उसको भेदना बड़ा मुश्किल है, अनसर्टेनिटी है। कभी आपके जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसको आप कन्वेंशनल कहते हो, कन्वेंशनल मेथड के क्वेश्चंस ज्यादा जाते हैं, और पिछले 3 साल से करंट अफेयर्स मोर देन 50% आ रहा है। करंट अफेयर्स, मेरी आपको ये सलाह होगी कि पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स पहले पढ़ो, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए। पैटर्न समझिए। अगर ध्येय आपको बनाना, अपना टारगेट आपने सिविल सर्विस रखा है, तो सिविल सर्विस का आज का ट्रेंड क्या है उसको समझिए। उस क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़िए। आंसर देना जरूरी नहीं कि आप आंसर दे पाते हैं, लेकिन पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। एनवायरमेंटल स्टडी आपने पढ़ी होगी, साइंस आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, और करंट अफेयर्स। ऐसा घालमेल है ये, इनमें से क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे तो वो किसी न किसी करंट इवेंट से जोड़ करके आता है। पर्यावरण पर कोई क्वेश्चन बनता है, एनवायरमेंट चेंज पर कोई क्वेश्चन बनता है, अगेन चाहे वो आपका पेरिस का क्लाइमेट समिट रहा हो, या अभी एशियान वाला सम्मेलन हुआ है, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, या आपका साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है, अभी आपके उत्तर कोरिया वाले भाई साहब हैं, वो धमकी दे रहे हैं, बटन लेकर के बैठे हुए हैं। इनसे जुड़ी हुई चीजें आएंगी, इनसे जुड़ी हुई चीजें आएंगी। सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। दिल्ली जाना जरूर है, वो कहता है कि दिल्ली जाइए, लेकिन दिल्ली के बहुत सारे रास्ते हैं, पता नहीं कहाँ आपको जाम में फंसा दे, है ना। आप गए कि मैं तो एक रास्ते से जाता हूँ, मुझे तो ये प्रतियोगिता दर्पण ने एक रास्ता बता दिया है, और रास्ता है वो आगरा नोएडा, ये यमुना एक्सप्रेस वे, ये रास्ता आपको बता दिया, ठीक है आप चलिए, इसलिए ये बता दिया, लेकिन परी चौक पे पहुंचे और फंस गए जाम में, है ना। और अगर थोड़ा सा प्रतियोगिता दर्पण के साथ में आपने हिंदू पढ़ा, कुछ और रास्ता उसने किया, आप पहुंच गए आप कहाँ, वो जो फ्लाईओवर है, फेमस फ्लाईओवर जो अब तो कारिंदी के पास वाला, डीएनडी में जाकर के फंस गए। फिर अगर आपने कुछ और ठीक से अपना बनाया, किसी को विजन, कैरियर, इस तरह की जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रैक्टिस कराती है। आपके यहाँ भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, उससे आप कितने मजे, जिस चीज को आपने अपना बना लिया तब आप आगे बढ़ गए, और नहीं तो एक रास्ता आपने पकड़ा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको कुछ न कुछ और वैल्यू एडिशन करते रहना है। जहां से अच्छी बात मिल जाए उसको ले लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 2004 एडिशन से पहले की किताबें पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। जो बच्चे सीबीएसई पैटर्न के नहीं है, उनके लिए बेहद मुश्किल होता है इस सर्विस में अपीयर होना और इसको फाइट करना। 1 साल का जॉब नहीं है, 2 साल का जॉब नहीं है, कई साल लगते हैं। 1 साल तो वैसे ही उड़ जाती है, समझने में उड़ जाती है कि चीजें क्या हैं, सिविल सर्विस है क्या। इसलिए मैं आपको अब आपके पास में अगर टाइम नहीं है, सीधे क्वेश्चन पेपर से शुरुआत कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन पेपर सही समझिए, पैटर्न समझिए, उसका ट्रेंड समझिए कि आजकल किस में से क्या ज्यादा आ रहा है और कैसे आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो रोहिंग्या क्या समस्या है, कहां की समस्या है, रोहिंग्या म्यांमार, बांग्लादेश,
जापान, इंडिया, किसकी है? म्यांमार, मेनली म्यांमार, लेकिन उसमें बांग्लादेश भी है। और लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरह का नहीं आएगा। एक और आ गया, मधेसी समस्या कहाँ की है? दोनों आए। और तीसरा इसमें एक और जोड़ दिया, कुंभकोणम क्यों प्रसिद्ध हुआ? कुंभकोणम अभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले कुछ हुआ था। मधेश आप जान गए, म्यांमार जान गए, अब कुंभकोणम में फंस गया। वहां पर एक स्टैम्पेड हुआ था कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है, धार्मिक उसमें। बहुत सारी चीजें एक ही प्रश्न में है। अब आपको सीक्वेंस भी याद करना है। जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ने का पुराना पैटर्न था कि आप टाइम लाइन को समझिए। बहुत कुछ लोग कहेंगे कि यार हिस्ट्री वही नहीं है, माना हिस्ट्री वही नहीं है। हिस्ट्री सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल चेंजेस, उसके इम्पैक्ट्स, ये सब कुछ भी है। लेकिन एक मोटा खाका तो दिमाग में बनता है, वो टाइमलाइन तो आप याद करोगे, और उसी टाइमलाइन में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो फिट हो जाए। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, नेवी वाला रिवोल्ट, और एक और था उसमें कोई, 3 थे। अब इसको आप सीक्वेंस में डालिए। कौन इस आपको जानते हैं, आप जानते हैं सब यार। ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अधिकांश लोग जानते हो, कई लोग हो सकता है इसको भी ना जाने, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का था। अब नेवी वाला रिवोल्ट कब हुआ था? किसी ने कहा कि खेड़ा आंदोलन। फंस गए यार, सुना तो है खेड़ा का कोई आंदोलन हुआ था। कोई क्वेश्चन बन गया कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, गांधी जी बताओ किसमें पहले गए, किसमें बाद में गए, फिर किसमें बाद में गए? जानते हो, पढ़ा सब है, लेकिन ऐन वक्त पर गड़बड़ा गए। इसलिए जिस किसी भी चीज को अपना बनाओ ना, वास्तव में अपना बनाओ। अगर किसी लड़की को किसी लड़के को बनाना है तो वास्तव में आधे अधूरे मन से किया हुआ प्रयास सफल नहीं होता। डोंट ट्राई टू बी ए मीडियोकर। और आप जितना मैं समझ पाता हूं, जिस समाज से हो, जिस बैकग्राउंड से आए हो, उसी बीच में फंसे हो। आपकी एम्बिशंस आपको कहती है कि आईएएस बनो, आपका बैकग्राउंड कहता है नहीं, आप जहाँ से पढ़ करके आए हो, जिस इलाके से आए हो, पीछे खींच रही है। माता पिता की परिस्थितियाँ, बुजुर्ग होने लगे हैं, घर में बहन बैठी हुई है, उसकी शादी करनी है, पैसा नहीं है, मेरी इच्छा करती है, मेरा मन करता है, मैं कोशिश भी करता हूँ कि आईएएस बनूं, परिस्थितियाँ पीछे खेल रही है। ये जिंदगी का संघर्ष है, ये जद्दोजहद है। इसी में से आपको स्वयं रास्ता ढूंढना है। कैसे आगे निकलोगे, ये हम जैसे लोग कभी कभार आकर के आपको कुछ बता सकते हैं, करना तो आप ही को। हम कितना भी रटा दें आपको, कितना भी मार सही बता दें आपको, लेकिन कितना पढ़ा, कितना समझ करके आप पढ़े, वो है जिस दिन 2 घंटे आपने जो 2 घंटे में किया ना, वो वक्त 2 घंटे वो केवल आप ही के पास में, हमारे पास नहीं, पंकज के पास में नहीं है। हम आपको 2 घंटे की तैयारी करा रहे हैं। मैं हॉकी का प्लेयर हूं, खुद खेलता है, हॉकी खेला है मैंने, कम से कम 10 साल खेला अपने स्टेट के लिए, और अच्छा खेलता था। ये भी नहीं है वैसे ही खेल रहा हूँ, अच्छा खेलता था, राइट आउट खेलता था, राइट आउट खेलना जानते हो? जो भी हॉकी को समझते हो, हॉकी का मैच देखा होगा, राइट आउट का मतलब है, हम लोग पहले वो 5-4-3-2 कभी कभार और उस तरह के पैटर्न हम अडॉप्ट करते थे, लेकिन 5 फॉरवर्ड होते थे। बॉर्डर पे आपको दौड़ना है, वहीं आपको बॉल पास की जाएगी, और एक ही टैप में बॉल को डेड करना है आपको। यदि वहां चूक गए तो बॉल बाहर निकल गई। यदि आप सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं
आपने अगर किसी को बॉल को रोका, इनकेस वो बॉल छिटक करके कहीं इधर उधर जाती है, आपके पास चांस होता है कि आप दौड़ करके दोबारा चले जाओ। राइट आउट और लेफ्ट आउट के पास में बिल्कुल चांस नहीं होता। अगर बॉल निकली तो फिर बाहर गई हो। इसलिए आपको आपकी नजर एकदम फिट होनी चाहिए। आपका डेडिकेशन एकदम ऐसा रहे कि हाँ, मैं इस गेम के प्रति समर्पित हूं। कब आपकी परीक्षा होती है? जब लास्ट मोमेंट में आपको अपने गेम को बनाए रखना, अपनी टीम को बचा के रखना है। लास्ट मोमेंट पे आपको गोल करना भी है और गोल नहीं खाना भी है। वो क्षण, वो खेल का मैदान वो मजबूती देता है। उस वक्त हम ये नहीं देखते कि यार मैं खराब खेल रहा हूं तो मेरा कोच क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मुझे देखने वाले क्या कहेंगे, देश के लोग क्या कहेंगे। मेरा काम उस समय यही है, मेरा बेस्ट में परफॉर्म करो। आप भी दे सकते हो। मैं अपने से मैं प्रश्न करता हूं, अपने से कई बार मैंने देखा है, जितना स्ट्रेस में रहता हूं, जितना मैं दबाव में रहता हूं, जितना टेंशन और ज्यादा मुझे होता है, जितनी चुनौतियां ज्यादा आती हैं, मेरे अंदर का जो सर्वश्रेष्ठ है ना, वो उस वक्त निकल कर जाता है। इसलिए इजी गोइंग मत बनिए। अपनी लाइफ को इस समय जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस की तैयारी कर रहे हो। विश्व में इस कदर कंपटीशन किसी भी सर्विस के लिए नहीं है। कहीं कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो IAS और हिंदुस्तान की सिविल सर्विस के बराबर है। और बहुत हम लोग जैम निकालते हैं, नग निकालते हैं, ढूंढते हैं। कोई फ्रॉड नहीं होता इसमें, कोई फ्रॉड नहीं होता है। जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिसका वास्तव में हक है, वो ही इन सर्विसेज में आगे बढ़ पाता है। कोई पार्शियलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, गोपनीय अपनी तरफ से है बिफोर एग्जामिनेशन, लेकिन बहुत मजबूत ढांचा है इसका, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी है, कोई इंटरफेयर नहीं होता। ये मान के चलिएगा, जुगाड़ बनाने की मत कोशिश करना भाई। ये मत सोचना कि यार मैं अप्रोच लगाऊं, ये करूं वो करूं, फिर हमारे और आपके दोस्ती नहीं हो पाएगी। कम से कम मेरे साथ तो नहीं हो सकती। मैं जुगाड़ पसंद आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत पते की बात कहता हूँ और इतना मादा रखता हूँ, कहीं भी कोई बात कह सकता हूँ अपनी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सही बात है तो सही बात में कहता भी हूँ, चाहे वो लाखों की भीड़ क्यों ना हो। सही चीज़ को सही रूप में पेश करना है। भगवान ने कुछ विवेक दिया है, परिस्थितियों से चैलेंज को स्वीकार करके उसका सामना करते हैं हम लोग। तो आपको मैं यही कहता हूँ कि विकट परिस्थितियों में भी अपने आप पर यकीन रखिए कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। आई कैन डू इट। हम कहते हैं आप लोगों से, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। दंगल फिल्म देखिए, केवल फिल्म को फिल्म के रूप में मत एंजॉय करिए, उससे कुछ सीखिए। एक कोच कहता है कि कोई बात नहीं, गीता क्या बात है, अगर गोल्ड नहीं मिला तो कोई नहीं, सिल्वर तो पक्का हो ही गया। अब वो मीडिया से बोलती उसकी तरफ देखती है, लास्ट में देखती है वो कहता है कि सिल्वर तो पक्का हो ही गया। वो सिल्वर लेने के लिए नहीं लड़ रही थी वहां। ये आपने क्या हल्की बात कह दिया। आप भी अपने आप से यही करो, यही प्रश्न पूछो और यही जवाब दो। मुझे सिल्वर नहीं लेना है, मैं सिल्वर नहीं आया था ना, मैं इस काम को करने के लिए आया था। मुझे गोल्ड लेना है, गोल्ड लेना है मुझे। यही आपका ध्येय, ये मजबूती अंदर से आए। मेहनत करो, कठोर परिश्रम करिए, जितना हो सकता है अच्छा करिए, कम खाना खाइए, भोजन कम करो, नींद कम करो। नींद कितनी? 6 घंटे रात को और 45 मिनट या 1 घंटे की दिन में, अगर मौका मिले तो। दिन में यदि आपको लगे ऐसा, आधे घंटा या 45 मिनट का आप नैप ले सकते हो, और नहीं तो मेहनत खूब करिए। पर यह भी ध्यान रखो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटेटिव स्टडी करिए, क्वालिटेटिव स्टडी। एक दूसरे से डिस्कस करो,
घिस घिस करके तैयार होइए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, पूछिए एक दूसरे से। हम लोग भी यही करते थे। हमारा 7-8 लोगों का ग्रुप था, जयपुर में पढ़ते थे। 93 में मेरा अलाइड सर्विसेज में चयन हुआ। मेरे 2 साथियों का IAS में चयन हुआ था, और कई साथी ऐसे थे जो नहीं हो पाए। एक का IRS में हुआ था, दूसरा शायद कस्टम्स में गए थे। 4 लोग हम लोग 8-9 के ग्रुप में से सेलेक्ट हुए थे। हम लोग एक टॉपिक एक को अलर्ट कर देते थे कि भाई इस टॉपिक पे आप मास्टरी करके आओगे। उस समय डंगल प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। ट्रिप्स और ट्रिम्स, उसी समय ये टर्म्स आए थे। ट्रिप्स और ट्रिम्स आपने देखे होंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, बहुत चलता था उस समय रियो सम्मेलन हुआ था, वो जो समिट, उस पर अर्थ समिट हुआ था, है ना। और मनमोहन सिंह जी ने 91 का जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक चेंज हुआ है, नई पॉलिसी बनी थी, वो ऐसा दौर था, बहुत कुछ निकल के आ रहा था न्यूज़पेपर्स में। तो हम लोग एक टॉपिक किसी को देते, वो मास्टरी करके आता, शाम को हम लोग बैठते, दूसरा टॉपिक दूसरे को देते, और तब एक तैयारी मैंने एक की, लेकिन वहाँ जाकर के मेरे 8 टॉपिक तैयार हो गए। हमने एक दूसरे को कॉपरेट किया। जनरल अंडरस्टैंडिंग तो थी, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं, है ना। मैगजीन हम लोग निकालते हैं, जो भी मैगजीन्स हम लोग उस समय पढ़ा करते थे, लेकिन उसको अपना जरूर बनाते थे। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक न्यूज़पेपर कोई पढ़िए आप, एक जो आपको अच्छा लगता हो, जो लगे कि हाँ यहाँ से हिंदी मीडियम से हो। अगेन लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती है, मीडियम बहुत मैटर नहीं करता है। हिंदी मीडियम को हिंदी मीडियम में आप एग्जाम दीजिए, इंग्लिश मीडियम आप पढ़े हो, इंग्लिश आपको सूट करिए तो इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट कीजिए, लेकिन हिंदी का भी है तो हिंदी मीडियम से आप पढ़िए। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, तीन मेन समाचार पत्र यहाँ आते हैं। पहले कभी जनसत्ता बहुत अच्छा अखबार आता था, अब पता नहीं इधर आता है कि नहीं आता है, उसका क्या, उसकी क्वालिटी क्या है मैं सजेस्ट नहीं कर सकता एटलीस्ट, लेकिन आप कोशिश करो हिंदू पढ़ने की, जितने समझ सकते हो। अंग्रेजी कुछ तो सुधारनी पड़ेगी, कुछ ठीक करो, बोलिए, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना शुरू करिए। फिर मैंने कहा कि हिचक मत रखिए आपने, वो नुकसान करेगा आपको। अगर नहीं सही बोल पाया कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन यही आपकी हिचक जो दूर हो जाएगी ना, आगे बहुत काम में आने वाली है। इसलिए न्यूज़पेपर एक पढ़ो, 2 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वक्त आपका है, उसको कैसे सही इस्तेमाल करते हो मैनेज करिए। पहले आपने 2 घंटे किया, कुछ दिन, महीने, 2 महीने जो शुरुआती दौर है, जो नए बच्चे आए होंगे उनके लिए कह सकता हूँ 2 घंटे अखबार पढ़ो, ठीक है, सब कुछ पढ़िए उसमें से। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा यार इन चीज़ों को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। फिर आप स्वयं सेलेक्ट कर लेंगे कि इसमें से ये पोर्शन काम का है, यही पढ़ना है। एडिटोरियल पे जरूर सीधे जाइए, है ना। फ्रंट पेज, अगेन उस न्यूज़ का भी पहला जो पोर्शन है, कोई भी न्यूज़ आती है ना, उस न्यूज़ का जिस शुरुआत की 4-5 लाइनों का होता है, उसी में है। फिर डिटेल भी आप पढ़ सकते हो। 2-3 दिन से महाराष्ट्र में दंगा हो रहा है ना। किस बात को लेकर के हो रहा है? उसी जिले की बात है जहां अभी सावित्रीबाई फुले के जन्म वाली बात चल रही थी। अकोला, पुणे, नागपुर के आसपास के और छोटे औरंगाबाद, इस इलाके में कुछ देश काल परिस्थितियां, मैंने एक बार और वर्ड यूज किया था ना, कई चीजें जुड़ जाती है एक साथ। तो ये आप में से कितने समझ पाए कि झगड़ा किस बात का है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो? कोई एक युद्ध हुआ था कभी, अब युद्ध हुआ था ठीक है, हुआ था, किससे हुआ था कि अंग्रेजों में और पेशवा में हुआ था। अगेन कोई झगड़े का कारण नहीं बन रहा है। अंग्रेज और पेशवा लड़े थे, अंग्रेज और मुसलमानों में युद्ध हुए थे, अंग्रेज और रणजीत सिंह में और सरदारों में युद्ध हुए थे, अंग्रेज और राजपूतों में युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए हिंदुस्तान में? अब उसमें से अंदर से कोई चीज निकल के आई। एक बात, हाँ, अच्छी बात याद आ गई मुझे, ये शुरू में कहना चाह रहा था, भूल रहा था, बताना बेहद जरूरी है।
इस घटना को आप लोग पढ़िएगा अखबार में आज भी, कि वो क्या कारण बता रखे हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप न्यूज़पेपर में ढूंढ लेना, मुझे पता है क्यों लड़े थे। यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो आपका एक धर्म बताता हूं, आपका धर्म है सेक्युलर होना। सबसे पहले आप अपने माइंड को सेक्युलर बनाओ। आप कास्ट से दूर जाइए, धर्म से दूर जाइए, क्रीड से दूर जाइए, अपने माइंड को एकदम देश के निर्माता के रूप में, देश के सिटीजन के रूप में मैं भी उसमें कुछ योगदान करूंगा, और जिस सोसाइटी को लीड करने के लिए मैं उतावला हूं, मेरी एम्बिशन है, उस सोसाइटी को मैं वास्तव में लीडर बन के कैसे लीड कर सकता हूं, ये तैयार करिए अपने आप को, तब आप निष्पक्ष काम करेंगे। यदि आपने अपनी कास्ट, अपने धर्म, अपने मत, अपने मतांतर, जो आपकी लाइकिंग के सब्जेक्ट हैं, यदि उसी लाइन पर तैयारी करने की कोशिश की, मुझे डाउट आप सफल पाओगे। आप अपने माइंड को एकदम ओपन छोड़िए, या तो गुरुओं के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको सही लाइन पे ले जाएंगे ये। क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या कहा था अंत में, भगवत गीता जिसने भी पढ़ी है, समझी है, थोड़ा बहुत सुना है, उसको बहुत कुछ समझाया अर्जुन को, लेकिन अर्जुन इतना कंफ्यूज हो गया था, इतना कंफ्यूज्ड कंडीशन थी उसकी, कि वो अंत में बैठ गया कि मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है आपने क्या कहा, अब मेरे ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, समझ से बाहर की बात है। तब उस महागुरु ने क्या कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। शोक मत कर कि यार ज्यादा तकलीफ में मत रहे, अब ऐसा कर, यदि तुम्हें नहीं समझ में आती है ना, तो सारी दुनियादारी छोड़ दे, सारे धर्म कर्तव्य जो भी बनते हैं ना, उनकी चिंता करना बंद कर, तू एक काम कर ले, बस सब दुनिया को छोड़ करके मेरी, एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व धर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को, गुणों को, धर्म का मतलब जो भी जीने की पद्धति है, सबको भूल जा अगर नहीं समझ में आ रही है। मां एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, और अहम, अगर आपने मुझे गुरु मान लिया है तो अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। तो फिर आप गुरु के पास जाइए, तब गुरु आपको परिष्कृत कर देगा। लेकिन आप में से कई लोग पहले गुरु बन चुके होंगे, यहाँ आए हो तो बिल्कुल मिट्टी के घड़े के रूप में अपने आप को मान के चलो, और ये गुरु लोग कुछ बता रहे हैं आपको, उससे धीरे धीरे पढ़िए। मैं आपको केवल ये गुरु मंत्र दे के जा रहा हूँ, आप अभी सेक्युलर बनिए, एकमात्र आपकी कुरान, बाइबल, रामचरितमानस भारत का संविधान होना चाहिए। भारत के संविधान की आत्मा को पहचानो, संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान कैसे एक्ट करता है, संविधान की रखवाली हम लोगों को कैसे करनी है, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपना तंत्र चलाने का माध्यम स्वयं चुना है, स्वयं तैयार किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं, ऋषियों मुनियों से भी हमने लिया था, आपके महाजनपदों के हमने श्रेष्ठ सिद्धांत इसमें इंक्लूड किए हैं, बहुत सारे सामाजिक जो आंदोलन हुए हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और राजा राम मोहन राय, और कितने प्रकार की और चीजें हुई हैं, कितने ही उपद्रव हुए, कितने ही धार्मिक मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंध हुए, कोई प्रवेश करने के लिए गया, कितनी छुआछूत वगैरह कितनी चीजें थी। ये संघर्षों से निकल करके जो जीवन मूल्य, जो राष्ट्र के लिए काम में आने वाले मूल्य थे, वो हमने अडॉप्ट किए हैं। दुनिया में क्या हो रहा है अगेन, उसकी तरफ भी हम लोगों को जानकारी रखनी है। जो उस समय तक दुनिया में अच्छे विचार आ चुके थे, वो अच्छे विचार हमने चुन करके लिए, जो लगा कि हमारे देश के उत्थान के लिए उस समय उचित थे।
वो सब उसमें लिए गए थे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी ने ये कहा, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा, अगर वो होते तो ये कर देते, फलाने होते तो ऐसा हो जाते। ये हम आज सोचते हैं। बायस मत होइए, किसी भी मत से, किसी भी विचार से बायस मत होइए। और आपस में भी मतभेद बुरी चीज नहीं है। दूसरे को सुनिए, उसके मत का आदर कीजिए, लेकिन अपनी बात भी जब रखने वो आओ एम्फेटिकली रखिए, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखिए। जो आप कहना चाहते हैं, आपके पास में अकाट के तर्क होने चाहिए, अकाट के, जिसको कोई काट नहीं सकता हो, ऐसे तर्क होने चाहिए, तब आप सफल होंगे। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के विचारों का आदर करना, अगेन तब आप इसको कर पाओगे जब धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद से ऊपर उठोगे। ये द्रविड़ आंदोलन, ये भाषाई आंदोलन, ये और कोई किसी प्रकार का आंदोलन, ये और विचारधाराएं, व्यक्तिगत जीवन अलग चीज है। मैं सुबह पूजा पाठ करता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत जो मानना है धर्म है वो अलग चीज है। जब मैं प्रशासनिक अधिकारी होता हूँ तब मेरा अपना कोई ऐसा कोई धर्म नहीं होता। एकमात्र धर्म मेरा प्रशासनिक अधिकारी का धर्म होता है। इस चीज को अभी से ही कंठ में डाल लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। नो छुआछूत, नो ऊंच नीच, नो काला और गोरा, नो लड़का और लड़की, है ना, नो तेजाब वाला, नो बिना तेजाब वाला। इंसान की कदर कीजिए, उसके विचारों की कदर कीजिए। अब जो लगे आपको भी मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इसके विचारों से सहमत हूं। अभी आप लोग, मैं सही बता रहा हूं, अभी आप लोग कच्चे बड़े हो, अभी आपके विचार उतने परिपक्व नहीं हुए होंगे। सबको पढ़िए, पुष्पेश पंत्र को पढ़िए। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते तो पुष्पेश पंत्र दाढ़ी वाला, पक्की दाढ़ी वाला, वो भी आता है ना। अगर आपको ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो आप हिक्स को पढ़ते होंगे। हिक्स अपनी जगह से ठीक तरीके से अपना काम करता था, लेकिन दूसरी तरफ ओल्ड माल्थस था, उसने अपने हिसाब से कुछ बनाया था। जेम्स वो स्मिथ ने कुछ बताया था, बीच में कीन्स भी आया था, जेम कीन्स, कीन्सियन थ्योरी 1929 का जो रिसेशन आया था, अर्थशास्त्र को पूरा बदल दिया उसने, पूरी दुनिया को हिलाया, तो अलग धाराएं पैदा हुई। आप पढ़ो सबको, सबके विचार लो। रोमिला थापर इतिहास के बारे में क्या राय रखती है, एनसीईआरटी की विपिन चंद्रा साहब वगैरह वगैरह जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च बेस्ड कोई भी चीज होगी ना वो मजबूत होगी। रिसर्च बेस्ड, जिसने भी कुछ साक्ष्य इकट्ठा करके हिंदुस्तान की इतिहास बनाया, और भी जो एविडेंस हैं, वो स्थायी प्रकृति होगा। उनसे आप धीरे धीरे अपने विचार बनाइए, पढ़ो सबको, लेकिन आप धीरे धीरे निकाल लोगे अपने आप में यार ये चीज सही है। और फिर बाकी तो मैंने कृष्ण बना दिया है कई लोगों को, ये लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है। विश्वास रखिए, आइए ये लोग आपको गलत राह पर नहीं जाने देंगे। एक शेर पढ़ करके अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, और जो कौन से हैं वो मुकाम फिर लौट कर नहीं आते, वो जो गीत था ना, ये भी बात है। लेकिन ये मान के चलिए कि लाइफ एक नदी की तरह भी है ना। जो पानी गुजर गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन यही मान के चलिए कि जल और आने वाला है, और अच्छा पानी आने वाला है, आने वाला है। नदी बन रही है, ये अवसर नहीं मिला, दूसरा अवसर मिलेगा, ये नहीं मिला, तीसरा अवसर नहीं मिलेगा, और भी कुछ नहीं मिला, सिविल सर्वेंट नहीं बने तो दूसरी सर्विस में जाएंगे, और भी कुछ नहीं मिला तो अच्छे इंसान तो बन जाएंगे। किसी का नुकसान नहीं करोगे यार, ये है। और जो पुराने लोग हैं उनसे कुछ सीख लीजिए, वो जरूर काम के होते हैं। रास्ते में कितने प्रकार के भटकाने वाले लोग भी आते हैं, उसके बारे में किसी ने ये कहा है कि नए जब यार मिलते हैं पुराने भूल जाते हैं। सुना है किसी ने? नहीं। नए जब यार मिलते हैं पुराने भूल जाते हैं, नए जब धोखा देते हैं पुराने। थैंक यू वेरी मच।